वैसे ऐसा कुछ था नहीं, Z2 आ जाएगा 3 - 5i, ठीक है ना। तो Z2 बार, सॉरी, तो Z2 बार इंटू Z1 हमें करना है। इसका मतलब 3 - 5i को मल्टीप्लाई करना है 1 + 2i के साथ। तो हमने सीखा ही है 3 + 10 इंटू i टाइम्स ऑफ 6 - 5। तो क्या ये 3 + 13 ना, 13 + i आ जाएगा, बोलो। अच्छा, अब हमें चाहिए Z2 Z1 बाई Z2। इसका मतलब हमें चाहिए 13 + i अपॉन 3 + 5i। तो इसी के कॉन्जुगेट से फिर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे आ जाएगा 9 + 25 और ऊपर आ जाएगा 13 + i इंटू 3 - 5i अगेन। अब जैसे ही फिर से आएगा तो 39 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 5 है ना। और फिर आगे i के साथ कुछ आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 34। बोलो भाई। अब हमें इसी का रियल पार्ट निकालना था, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है। 44/34। 44/34 का मतलब हो गया 22/17। अरे कहाँ भैया, क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का, नहीं हो रहा ये भी। भाई जेड जो है वो दिया हुआ है x - i/, -2 बता रहे हैं, ओके। जेड की पावर 1/3 p + iq दिया हुआ है, तो इसका मतलब जेड जो है वो p + iq के क्यूब के बराबर है। अभी तो हमने पढ़ा है ना कि a + b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब, बोलो, प्लस b क्यूब और प्लस 3ab और a + b, यही तो होता है, बताओ मुझे। तो ये आ जाएगा p³ - iq³। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +3p² इंटू आई, और i² - 1 -3pq²। तो यहाँ से आएगा p³ - 3pq², और i के साथ कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, 3p² - q³। ये आ गया। और यही किसके बराबर है, x - i/y के, क्योंकि यही z के बराबर चल रहा है। अब मैंने बताया था ना, रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, p³ - 3pq², और y की वैल्यू क्या आएगी, 3p² - q³। तो x/p निकालोगे तो p² - 3q², y/q निकालोगे तो 3p² - q²। हमें क्या चाहिए, x/p + y/q चाहिए, तो हो जाएगा 2p²। और यहाँ से क्या आ रहा है, i² इज -1। दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 4p² - 4q² ना, 4p² - 4p², और ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, ना 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 गड़बड़ हो जाएगा। जब इसको कंपेयर करोगे y की वैल्यू क्यू माइनस आएगी कुछ, तो माइनस मल्टीप्लाई इसमें कर लोगे, तो यहाँ से y/q की वैल्यू कितनी आएगी, q² - 3p²। अभी ठीक है। तो अब x/p y/q करोगे तो ये बनेगा -2p² और -2q²। सही है भाई, इसका आंसर -2 ही आ रहा है। गुड, इसका आंसर भाई सही है आपका, -2। चलो थर्ड वाला। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला लिखा हुआ है x और प्लस i टाइम्स ऑफ x - 2 डिवाइडेड बाई 3 + i। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 2y प्लस i टाइम्स ऑफ 1 - 3y होल डिवाइडेड बाई 3 - i इक्वल टू i दिया हुआ है। तो अगर इसको देखोगे तो x प्लस i टाइम्स ऑफ x - 2 इंटू 3 - i, और 2y प्लस i टाइम्स ऑफ 1 - 3y इंटू 3 + i इज इक्वल टू i टाइम्स ऑफ 9 + 1।
3 प्लस आई 3 माइनस आई मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर अगर आप रियल पार्ट देखोगे तो ये आएगा 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2 और प्लस आई टाइम्स ऑफ माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। फिर यहाँ देखोगे आप तो क्या आएगा 6y माइनस 1 माइनस 3y और प्लस आई टाइम्स ऑफ 2y प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 10i। अब रियल और इमेजिनरी कंपेयर कर दो तो 4x माइनस 2 और प्लस 9y माइनस 1 ये 0 आ गया और 2x माइनस 6 3x माइनस x 2x और माइनस 6 और प्लस 9y तो 3 माइनस 7y इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन आ गई 4x प्लस 9y इक्वल टू 3 और एक इक्वेशन आ गई 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 13। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लो। बताओ क्या आ रहा है x और y। यस सर। तो ये बताओ इस क्वेश्चन भाई इसको ऐसे कर लो ना भाई x माइनस 1 इक्वल टू 2y तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 होगा कि नहीं ये बताओ। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हमेशा 0 होगा। इसी का रूट 1 प्लस 2i होगा और 1 प्लस 2i होगा तो 1 माइनस 2i भी होगा। यही चीज है। अब हमें क्या करना है ये रख के इसकी वैल्यू बतानी है तो इसी एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड कर दो। ये हमेशा तरीका ध्यान रखिएगा कि भाई एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 को डिवाइड कर दो किससे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से। तो पहला x आएगा क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। देख लेना जैसे ही पूरे को सॉल्व करोगे यहाँ से आएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 दिखा। अच्छा अब यहाँ पे प्लस का 9 ले लो तो 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 ये खत्म। यहाँ से क्या बचेगा 12x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस 29। बोलो भाई अब तो डिवाइड कर नहीं सकते। इसका मतलब मैंने ये कहा कि एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 को जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 9 आता है और रिमाइंडर में 12x माइनस 29 आता है। अब जैसे आप x को 1 प्लस 2i सब्स्टिट्यूट करोगे ये क्या जाएगा 0 तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। बाकी बचे हुए से आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 12 इंटू 1 प्लस 2i माइनस 29। तो आंसर आ गया 12 प्लस 24i माइनस 29। इसका मतलब आंसर आ रहा है माइनस 17 प्लस 24i। ये आंसर आ रहा है किसी के पास ये आंसर। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है वो जेड इंटू जेड बार होता है। याद आया कि नहीं जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड जेड का स्क्वायर आ जाता है। ऐसे अगर हम कहें मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर क्या होगा तो होता है z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। यानी कि ऐसे नहीं z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट यानी कि z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट ये वैल्यू हो जाती है। अब अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा z1 कॉन्जुगेट z1 z2 कॉन्जुगेट z2 z1 कॉन्जुगेट और प्लस z2 z2 कॉन्जुगेट। तो ये वैल्यू हो जाती है मॉड z1 स्क्वायर ये वैल्यू हो जाती है मॉड z2 स्क्वायर और ये हो जाता है z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। सही है। अच्छा अगर अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा साइड में देखो मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z है z1 z2 बार तो z बार क्या होगा z1 बार z2 तो z प्लस z बार जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो होता है मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस
Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, या इसी को आप कह दोगे मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। सही है। सेम एज अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करना है, तो आएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर करो, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करो, तो वो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलिए। ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका यूज कई जगह हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई। अब मैं यहीं पे कह दूं कि a और b जो है वो रियल नंबर है। अब मैं आपसे कहूं कि a Z1 प्लस b Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर होगा प्लस, ठीक है ना, मॉड ऑफ a Z1 माइनस b Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बताओ। सेम ही तो चीज हो गई, जैसा ऊपर लिखा है वही तो लिखा है कि मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। तो अगर हम मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 को ओपन करेंगे स्क्वायर को, तो वो ये ओपन होगा। ये नहीं कि सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, नहीं, ऐसे ओपन करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट लिखेंगे। तो अभी आपने देखा ना कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? ये मॉड लगा हुआ है, तो 1 माइनस Z1 बार Z2 इंटू 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट करेंगे, तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा, तो Z1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z1 हो जाएगा और ये Z2 आ जाएगा। माइनस ये तो अभी आपने लिखा ही था, Z1 इंटू Z2 Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अब जरा मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो ये क्या आएगा? 1, फिर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 और प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, Z1 बार मतलब मॉड Z1 स्क्वायर Z2 माइनस माइनस प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार और माइनस माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ये? 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर, यहाँ से माइनस Z2 स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा? 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर आ गया। तो लैम्डा और म्यू दोनों क्या आ गए? 1। बोलो भाई, क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलो जल्दी। ये हाल है तुम लोगों का, बहुत सही। याद आया कि नहीं? इसको मैंने लिखना सीखा है, 1 प्लस कॉस 10 पाई/9 प्लस आई साइन 10 पाई/9। तो इसको एक साथ कंबाइन कर लो, इसको अलग ले लो, तो जेड क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस 2 आई साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो यहाँ से आंसर जेड का क्या आ जाएगा? 2 कॉस 5 पाई/9 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? कॉस 5 पाई/9 प्लस आई साइन 5 पाई/9। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। बोलो, यही आया? यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस 5 पाई/9 इंटू ई की पावर आई 5 पाई/9। तो अब यहाँ से आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या मिल जाएगा? 5 पाई/9, और ये ही माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो यही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ऐसा। जबकि ए इसका गलत आंसर है। बी होगा सर।
अच्छा ये कह रहे हैं बी होगा, बी भी गलत है, सही आंसर इसका डी है। यही खेल था इस क्वेश्चन में। देखो है क्या, आपको पता होना चाहिए जब आप z को r इंटू ई की पावर आई थीटा लिखते हैं तो r का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, और थीटा का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये बात पता है कि नहीं। अब आपने इसको लिखा है r e की पावर आई थीटा, तो ये r हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना। अब बताओ, जो ये एंगल 5 पाई/9 है, ये पाई/2 से बड़ा है कि नहीं, सोच के जवाब देना। है, तो इसका मतलब जो cos 5 पाई/9 होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये बताओ, बोलो जल्दी। नेगेटिव होगा। निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो पहले तो इसको पॉजिटिव करेंगे ना, तो z को आप क्या लिखोगे, -2 cos 5 पाई/9। अब ये r बना, r बन गया क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव थी ना, तो एक माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तो एक और माइनस मल्टीप्लाई होगा। माइनस का मतलब e की पावर आई पाई होता है कि नहीं, ये बताओ। cos पाई प्लस आई साइन पाई, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। 5 पाई/9 आएगा। अब ये वैल्यू आएगी -2 cos 5 पाई/9, और ये आएगा e की पावर आई पाई प्लस 5 पाई/9। तो अब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा वो आएगा पाई प्लस 5 पाई/9, जिसको हम क्या बोलेंगे, 14 पाई/9। बट अभी ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है नहीं, तो इसको प्रिंसिपल लाने के लिए हम इसमें 2k पाई ऐड कर देंगे, बोलो। और k की वैल्यू को क्या ले लोगे, -1। जैसे ही k को -1 रखोगे तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, बोलो, -4 पाई/9। ये आंसर है सही, समझे कि नहीं। ये ध्यान रखिएगा, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो r का मतलब मॉडुलस ऑफ z होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। तब जो थीटा आता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, और उस आर्ग्यूमेंट में वो थीटा हम निकालते हैं जो -पाई से पाई के बीच में हो, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। -पाई से पाई के बीच में निकालने के लिए 2k पाई ऐड करते हैं और k की ऐसी इंटीग्रल वैल्यू लगते हैं कि ये पूरी वैल्यू -2 पाई से 2 पाई के बीच में आ जाए। क्या ये मेथड हम सभी को समझ में आया। तो इसका सही आंसर डी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये जनरली हम अवॉइड करते हैं और अपना आंसर गलत कर ले जाते हैं। मेरी बात सुनिए, अगर हम फ्लो में देखोगे तो आपका आंसर 5 पाई/9 आ गया सीधे सीधे। ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में भी है, मतलब -पाई से पाई के बीच में भी है, और सारा आर्ग्यूमेंट भी है। खट से आप ये आंसर टिक करेंगे, जबकि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 5 पाई/9 4 पाई/9 है। ये समझ गए कि नहीं, बताओ मुझे। अरे बोल, अगर आप ध्यान से देखो, z जो है वो लिखा हुआ है 1 प्लस cos 10 पाई/9 प्लस आई साइन 10 पाई/9। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, 10 पाई/9 पाई से तो बड़ा हो गई। तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये हो गया कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, बोलो भाई। x जो है वो पॉजिटिव हो गया और y जो है वो निगेटिव हो गया, तो यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए कि नहीं, बोलो। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, बताओ। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया कि नहीं आ गया, ये मुझे समझ में आया कि नहीं, बोलो। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपने इसका आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा है। सबसे पहले थीटा वैल्यू निकालते हैं। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड y, मतलब साइन 10 पाई/9 प्लस कॉस 10 पाई/9। अच्छा, इसको तो अभी आपने सॉल्व किया ही था। 2 cos² 2 sin cos से बटा देंगे, तो ये tan इनवर्स कितना आ जाएगा, बताओ मुझे। tan ऑफ 5 पाई/9 आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, बोलो। सही लिखा है मैंने, अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई। थीटा क्या लिखते हो, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अगर ये थीटा पाई/2 से बड़ा है, याद आया कि नहीं भाई, 5 पाई/9 किससे बड़ा है, पाई/2 से। तो इसको क्या लिखते हो, बोलो, बोलो क्या लिखते हो।
5 पाई/9 माइनस पाई, याद आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो यही थीटा क्या आ जाएगा आपका? -4 पाई/9। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ? बोलो। अगर कभी लिखा हो कि z² + z+1 0 है, तो इसका सिंपल मतलब होता है z की वैल्यू या तो ओमेगा लोगे या क्या लोगे? ओमेगा²। यानी z जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। अरे हाँ या ना? बोलो, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या हुआ? ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। ओमेगा, मान लो ओमेगा रख देते हैं, तो 1/ओमेगा²। ये आ गया ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब। ओमेगा की पावर 4 प्लस 1/ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 5 प्लस 1/ओमेगा की पावर 5। देखते जाइएगा आराम से। 6 तक ही कर रहे हैं, बाकी अगर आगे तक जाता तो क्या करते वो भी इसमें सीख जाएंगे अभी। ओमेगा की पावर 6 का स्क्वायर, ये है सिचुएशन। कोई भी एक जेड रख सकते हैं, तो हमने ओमेगा रख दिया। अच्छा, हम 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा²। 1/ओमेगा² को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। क्योंकि ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है? 1। सही है। अब जरा रखो, तो ये क्या आएगा? और ये तो हमें पता ही है कि 1 + ओमेगा क्या होता है? 0। तो एक हम ये रिजल्ट यूज करेंगे मेजरली, एक ये रिजल्ट यूज करेंगे। सही है ना? तो अब बताओ, ओमेगा 1/ओमेगा मतलब ओमेगा², ओमेगा प्लस ओमेगा² -1। अच्छा, ओमेगा², 1/ओमेगा², ओमेगा², तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो 1 + 1 ही आ जाएगा। यहाँ ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा, 1/ओमेगा यानी कि -1 का स्क्वायर, प्लस ओमेगा की पावर 5 मतलब ओमेगा², 1/ओमेगा² मतलब ओमेगा मतलब -1। अच्छा, ये आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो बताओ आंसर क्या आया? 1 और -1 ये कैंसिल, 1 और -1 ये कैंसिल, 2 और 4। क्या आंसर 6 आ रहा है? बोलो। क्या ये पहला आंसर सबको समझ में आया? ये बताओ मुद्दे की बात। इतनी इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन में यूज की है बस। बोलो भाई, क्या पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो वो बताओ, बताइए जल्दी से। क्या पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बोल सकता है। नहीं? चलो। हाँ भाई, देखिए इसमें करना क्या है, ये r+1 - ओमेगा, r+1 - ओमेगा² दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीरीज क्या लिखी हुई है? 1 × 2 - ओमेगा × 2 - ओमेगा², फिर 2 × 3 - ओमेगा, 3 - ओमेगा²। ऐसे करते करते n × n - ओमेगा और n - ओमेगा², n नहीं, n-1। कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं? अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस 2 और इस 1 को अगर हम ये लिख दें, इस 2 को हम लिख दें 2 - 1, है ना, और इसको लिख दें 3 - 1। बोलो, जरा ध्यान से देख लो सब लोग, ये समझ में आया? तो यानी हम ये कहें, अच्छा ये वैल्यू जो दी हुई है उसके हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है? इस वैल्यू से सिर्फ हमको ये पता चल रहा है कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम जानते हैं अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो z³ -1 के रूट ही क्या है? 1 ओमेगा और ओमेगा²। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बोलिए। z³ -1 के रूट है। एक बार z को क्या रखा है? 2, एक बार 3, एक बार 4, ऐसे करते करते n तक आप गए हैं। तो अब वैल्यू रख दो, z की वैल्यू 1 से लेके n तक जाओ। यही लिखा है कि नहीं? बोलो। z-1, z - ओमेगा और z - ओमेगा²। इसका मतलब
जेड की वैल्यू 1 से n तक रखो तो ये जेड क्यूब माइनस 1 जा रहा है, यानी अब जेड क्यूब तो हमने सॉल्व करना सीखा ही है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 1 1 1 1 n, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अब जहां तक जा रहा होता वो आप लिख देते। बोलिए भाई, क्या है खेल समझ में आया क्या? तो गलत हो जाएगा, बताओ जरा क्या आएगा। हम अब ये तो आपको पता है ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं और 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बस यही दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ लगा दो। क्या कहते हो तुम लोग? जैसे ही दोनों इन्फॉर्मेशन लगाओगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये माइनस 2 ओमेगा की पावर 5 आएगा और ये शायद माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 आएगा, देख लो आराम से। तो माइनस 32 ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 आएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, आपको ये तो पता होता है ना कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये माइनस 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 हो जाएगा, तो आंसर 32 आ जाएगा। रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे सपोज आपने पढ़ा है ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप जेड कहते हैं और इसी को आप थीटा एंगल से रोटेट कर दो सपोज ये, तो आप एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर z1 निकाल लेते हो। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड दोनों का मतलब मॉडुलस दोनों का सेम रखूं, मतलब मॉड z और मॉड z1 सेम रखूं, तो रोटेशन से हम z1 निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, z को आप लिख सकते हो मॉड z e की पावर आई, मान लो कि ये एंगल अल्फा है, अल्फा लिख सकते हो। अच्छा, z1 को आप लिख दो मॉड z1 e की पावर आई थीटा प्लस अल्फा, समझ में आया? अच्छा, z1 बाई z करोगे तो आएगा मॉड z1 बाई मॉड z e की पावर आई थीटा, अल्फा कैंसिल। तो यहाँ से z1 क्या आएगा, ये दोनों मॉडुलस कैसे दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। बोलिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा z e की पावर आई थीटा। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे पहली चीज। पहली इंफॉर्मेशन क्लियर हुई सबको? तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को ओरिजिन के रेफरेंस में थीटा एंगल रोटेट करते हैं बिना मैग्नीट्यूड चेंज हुए, तो उसमें सिर्फ e की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक, अगर रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक है, तो ये काम आप करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ? बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए अगर थीटा एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो सीधा ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या हम समझ पाए, बताओ? अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो क्या मल्टीप्लाई होगा, बोलो? तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर z1 क्या होगा, z इंटू ई की पावर आई पाई बाई 2, और ई की पावर आई पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, z इंटू आई कॉस पाई प्लस आई साइन पाई बाई 2 ना, तो यानी जेड आई मल्टीप्लाई। अच्छा, इसी को 90 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉक रोटेट कर दें, अगर इसी को हम 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कर दें तो क्या होगा, z1, अब z1 क्या आएगा बताओ, z इंटू ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2, तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू जेड। क्या है, दोनों एनालिसिस समझ में आए हैं? बट ध्यान रखिएगा ये रोटेशन तब हो रहा है जब मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम फॉर एंटी क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हैं तो ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम यही क्लॉकवाइज बोल दें बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए तो z1 जो है वो क्या हो जाता है, z ई की पावर माइनस आई थीटा, बस ये फर्क है। क्लॉकवाइज में माइनस आई थीटा हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में ई की पावर आई थीटा हो जाता है। समझ गए कि नहीं, बताओ? बट याद रखिए, रेफरेंस ओरिजिन का पॉइंट जो है मतलब जहां से रोटेशन हो रहा है वो पॉइंट ओरिजिन है, और जेड को बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हम रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, आप और सोचो, अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रोटेट करें 120 डिग्री एंगल से सेम मैग्नीट्यूड रखते हुए, तो यही जेड ओमेगा बन जाएगा कि नहीं, बताओ? बोलो। और अगर इसी 120 डिग्री से इसको हम एंटी क्लॉक रोटेट कर दें, सॉरी क्लॉक वाइज रोटेट कर दें, तो ये जेड ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, सोचो।
बट हर बार हमने मैग्नीट्यूड क्या रखा है, सेम रखा है। तो 90 डिग्री रोटेशन से क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आया? क्लॉक और एंटी क्लॉक, बोलो बोलिए भाई, समझ में आ रहा है? और 120 डिग्री से क्या फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है? वही ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे होगे कि नहीं? यस सर, समझ गया। अरे तो आपने पढ़ा है ना, तो ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहीं पे एक चीज और कॉमन सेंस से सोचो कि अगर ये जेड है और इसको 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर दो पाई से, तो क्या ये माइनस जेड हो जाएगा? कि ये जेड ई की पावर आई पाई हो जाएगा ना, तो इसी को हम माइनस जेड बोल देते हैं। ये बात भी समझ में आ रही होगी। बट इन सब में कॉमन क्या चीज है ये बताओ, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ना कि आप क्या चीज चेंज नहीं कर रहे हो, मैग्नीट्यूड, और रोटेशन जिस पॉइंट पे ले रहे हो वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन। अब अगर मैं जनरल रिजल्ट लिखूं, जनरल रिजल्ट ऑफ रोटेशन लिखूं, ठीक है, तो देखो जनरल रिजल्ट में तीन चीजें ध्यान दी जाती है। पहला, किस कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट कर रहे हो, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो, और फाइंड करके कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो रोटेशन थीटा एंगल से। सही है? तो हम क्या कर रहे हैं, Z1 को रोटेट कर रहे हैं, Z2 पॉइंट ऑफ रोटेशन है, और Z3 हम फाइंड कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, सॉरी रोटेशन पॉइंट Z2 है ना, तो Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2, रोटेशन पॉइंट क्या है, Z2, और Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू ई की पावर आई थीटा। अगर ये रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो सिर्फ चेंज कहाँ आएगा बताओ? अगर यही रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, बोलो? यहाँ पे। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। ये जनरल रिजल्ट है रोटेशन की इक्वेशन का। आपको सिर्फ तीन चीजें डिसाइड करनी है कि किस पॉइंट को रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट करके कौन सा पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डायरेक्शन रोटेशन की डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद सीधा ये रिजल्ट लगा देंगे कि किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो ये Z2 पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, और Z1 को एंटी क्लॉक सेंस रोटेट करके Z3 निकाल लें। तो Z3 माइनस Z2 अपॉन इसका मॉड, Z1 माइनस Z2 अपॉन इसका मॉड, इंटू अगर क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज है तो ई की पावर आई थीटा, अगर क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है तो ई की पावर माइनस आई थीटा। क्या ये पूरी कहानी हमें क्लियर हुई? देखो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हम Z1 को लिख सकते हैं आई एक्स आई प्लस एक्स प्लस वाई आई। अच्छा इसको देखो तो Z2 को क्या लिख सकते हो, 3 + 4i लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा चूंकि ये स्क्वायर है तो आपको ये पता है कि रोटेशन का एंगल कितना होगा, पाई बाई फोर होगा। अब हमें ये पॉइंट निकालना है ZD एंड ZB। तो पहले इस पर रोटेशन लगाओ फिर इस पे, तो इस पे जो रोटेशन लगेगा क्लॉक लगेगा, इस पे एंटी क्लॉक लगेगा। तो लिखो जरा पहली क्वेश्चन। अच्छा ये तो पता है ना, ये वाली लेंथ अगर a√2 होगी तो ये वाली लेंथ a होगी। अरे हाँ या ना? तो अब रोटेशन इक्वेशन लिखो, तो ZD माइनस आई अपॉन मॉड ऑफ ZD माइनस आई इज इक्वल टू 3 + 4i माइनस आई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 3 + 4i माइनस आई इंटू ई की पावर आई पाई/4। क्या ये बात समझ में आ रही है हमें, बताओ बोलो? अच्छा हमने बताया ना इसका मैग्नीट्यूड जो है Z1 माइनस Z2, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कह दें a है तो इस a√2 है तो इसका मैग्नीट्यूड a होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला मैग्नीट्यूड a है, ये a√2 है, तो यहाँ पूरे में इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे तो एक √2 यहाँ आ जाएगा एक्स्ट्रा में। अब जो ZD माइनस आई आएगा वो कितना आएगा बताओ, 3 + 3i।
अच्छा cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, तो ये 1 प्लस आई बाई √2 इंटू √2। अब इसको तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर ही लेंगे ना, बोलो भाई क्या कहते हो? अरे हाँ या ना? जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3 माइनस 3, देख लो आराम से, 3 माइनस 3 और प्लस 3 प्लस 3 इंटू आई और होल डिवाइडेड बाई 2, ये और ये खत्म, तो जेड डी माइनस आई आया, यानी जेड डी की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से क्या आएगा? 3 आई और ये 4 आई, तो जो ये जेड डी पॉइंट आएगा ये कितना आ रहा है बताओ? डी पॉइंट 0,4 आ रहा है कि नहीं, चेक करिए फिर बताइए। भाई आर्गन प्लेन पे ये रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, तो जेड एक पॉइंट ही तो रिप्रेजेंट होता है, एक्स प्लस आई वाई यानी एक्स कॉमा वाई, यही तो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है ना। बस यहाँ पे नहीं क्या सर, होता है कि अगर आर्गन प्लेन नहीं दिया गया तब भी हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं। आर्गन प्लेन कैसे नहीं दिया होगा यार? पॉइंट जेड का मतलब ही यही होता है कि वो आर्गन प्लेन पे होगा, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स प्लस आई वाई है तो एक्स कॉमा वाई पॉइंट आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा ना, क्योंकि उसका रियल पार्ट एक्स और इमेजिनरी पार्ट वाई होगा, तो वो एक एक्स कॉमा वाई पॉइंट तो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ना। अब ऑब्वियसली अगर सर्किल में रोटेशन चल रहा है तो मॉडुलस में कोई चेंज होगा, ये बताओ? क्या मॉडुलस में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो अगर ये मॉडुलस आर है तो ये भी मॉडुलस आर होगा। अरे हाँ है ना? तो अब हम Z1 माइनस, अच्छा रोटेशन पॉइंट अब ओरिजिन नहीं है, क्या है? 2 प्लस 3 आई, सही लिखा है ना मैंने, इज इक्वल टू 3 माइनस आई माइनस 2 प्लस 3 आई। अच्छा चूंकि एंगल 90 रोटेट हो रहा है तो ई की पावर आई पाई बाई 2, याद है ई की पावर आई पाई बाई 2 को क्या कहते हो? बोलो, आई कहते थे कि नहीं, बोलो भाई? तो ये आई प्लस 4 आ गया और ये आ गया Z1 माइनस 2 प्लस 3 आई, तो Z1 कितना हो गया? 2 प्लस 3 आई प्लस 4 प्लस आई, तो 6 प्लस 4 आई हो गया Z1। देखो भाई समझ गए? तो आपने इसको 60 डिग्री रोटेट करा के नया पॉइंट Z1 निकाल दिया है। यहाँ भी तो सेम रोटेशन ही लग गया ना, वही सेम इक्वेशन लग गई कि Z1 माइनस दिस बाई इसका मॉड और GA बाई दिस बाई इसका मॉड, मॉड मॉड सेम है तो कैंसिल हो गए, सीधा यही इक्वेशन उठा के लगा दी। कोई कैसे आसानी से हो जाती बताऊं? देखो, अगर आपने कहा ये Z1 है, ये Z2 और ये Z3 है, ठीक है, तो ये एंगल इधर रोटेट होगा पाई बाई 3 से, तो और ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, रोटेशन पॉइंट Z1 है, तो हम लिख सकते हैं ना कि Z3 माइनस Z1 बाई इसका मॉड और Z2 माइनस Z1 इसका मॉड इंटू ई की पावर आई पाई बाई 3, तो जो Z3 पॉइंट है कितना आएगा? Z2 माइनस Z1 ई की पावर आई पाई बाई 3 प्लस Z1। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब हम रोटेशन दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं कि नहीं, सोच के बताओ? तो हम ऐसा एक Z3 पॉइंट यहाँ भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी रोटेशन हो सकता है, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। देखो ये Z3 की डेफिनेशन आ गई। अब कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके सामने दिया हो तो आप सीधा ये रिजल्ट उठा के लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा फॉर थर्ड वर्टेक्स। समझे कि नहीं? बोलिए। तो यहाँ पे आप सीधा आंसर लिखोगे फॉर सी जेड सी, क्या हो जाएगा बताओ? 5 प्लस 4 आई माइनस 2 प्लस 3 आई इंटू ई की पावर आई प्लस माइनस पाई बाई 3, और साथ में क्या ऐड हो जा रहा है? 2 प्लस 3 आई। यही आपका जेड सी पॉइंट हो गया, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, cos पाई बाई 3 आई साइन पाई बाई 3 लिख के और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों को ऐड करके सीधा आंसर लिख दीजिएगा। अब इसका एक x1 y1 में रिजल्ट आता है, बट उससे ज्यादा ये आसान है। तो Z1 Z2 Z3 इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये देखो ऐसे करके, ये Z1 Z2 Z3 है, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये Z1 है, ये Z2 और ये Z3 है, तो ऑब्वियसली ये तीनों मॉडुलस सेम होंगे। इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 और मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 सेम होगा, पहली चीज।
दूसरी चीज Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर जो है वो Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 के बराबर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर Z1 Z2 Z3 क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो Z1 स्क्वायर पर Z2 स्क्वायर पर Z3 स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 के। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि Z2 माइनस Z1 मतलब ये जो एंगल दिया है ना, ये पाई बाई कितना दिया, 3 ना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या चीज, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज कितना, पाई बाई 3 एंड मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। या इसी चीज को ऐसे कह दो कि Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3/2। तो भी ये जो ट्रायंगल होगा Z1 Z2 Z3 वो इक्विलेटरल होगा। सोच के बताओ, मैं अगर ये 1 प्लस आई रूट 3 के बराबर होगा, सही है ना, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे तो उनका मॉड इक्वल होगा। इसका मॉड 1 आएगा, तो यानी कि मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 के इक्वल होगा। और इसका आर्ग्यूमेंट इसके आर्ग्यूमेंट के बराबर होगा। अच्छा, इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3 आएगा, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल पाई बाई 3 और दोनों साइड लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है, बीच का एंगल पाई बाई 3 है, तो ये ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल बनेगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं बताओ, बोलो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और, Z ओमेगा एंड Z ओमेगा स्क्वायर फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज। समझ में आया? ऑब्वियसली ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ये समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, बोलो। अरे हाँ या ना। भाई अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z ले लें तो 120 रोटेट करोगे इधर तो ये Z ओमेगा बनेगा। 120 रोटेट करोगे रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉक तो ये Z ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो ये ट्रायंगल ऑलवेज क्या बनाएगा, इक्विलेटरल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ या ना, देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलिए। क्या किया आपने इसमें बताइए भाई। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले भाई, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिए हुए, एक ओरिजिन है, एक Z1 है और एक Z2 है। तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब Z1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू Z1 0 इंटू Z2 प्लस Z1 Z2 होगा कि नहीं? अच्छा, अगर इसके रूट Z1 Z2 है तो Z1 प्लस Z2 कितना होगा, 1। Z1 इंटू Z2 कितना होगा, B/3। ये बात समझ में आती है सबको कि नहीं? अब यहाँ से आया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Z1 Z2। सारी वैल्यूज रख दो, तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू B/3, यानी B की वैल्यू 1 आ गई। देखो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हुआ 1 की पावर 1/n करना। अच्छा, 1 को हम लिख सकते हैं e की पावर 2 पाई, यानी 2 के पाई, 0 डिग्री हो गया ना, उसकी पावर 1/n। इसका मतलब z जो है वो आ गया e टू दी पावर i 2 के पाई बाई n। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन है z की पावर n इज इक्वल टू 1, यानी n डिग्री इक्वेशन है। बोलिए, तो उसके क्या n रूट्स होंगे, हैविंग n रूट्स, जो कि किस फॉर्म में होंगे, e की पावर i 2 k पाई बाई n, जहां पर k की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 से लेके n-1। ये होता है nth रूट ऑफ यूनिटी। मतलब अगर z किसके बराबर है,
तो उसके n रूट ये होंगे e की पावर i 2k पाई बाई n, और इस तरीके से चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट थ्योरी क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन को थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से देखो तो ये है, दिखा, इसका मतलब इसमें n-1 का कोफिशिएंट नहीं है, तो जितने भी सारे रूट्स आ रहे हैं सबका सम 0 होगा। पहला और इम्पोर्टेंट, सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अच्छा, इसका मतलब k की वैल्यू अगर हम 0 से n-1 तक दें e की पावर i 2k पाई बाई n है, तो ये 0 होगा। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 0 से n-1 cos 2k पाई बाई n प्लस i साइन 2k पाई बाई n। ये रिजल्ट किसके बराबर होता है? 0 के। क्यों? पहला रिजल्ट है सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, सारे nth रूट ऑफ यूनिटी का सम हमेशा क्या होता है? 0। समझ गए कि नहीं? मतलब अगर मैं ये आपसे कह -1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स क्या क्या, z0, सॉरी z0 नहीं, अल्फा अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2 से लेके अल्फा n-1, तो मैं क्या कहूँगा कि अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेके अल्फा n-1 जो है वो हमेशा 0 आएगा। ये होता है क्या कि सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, यानी कि अगर इसके रूट ये हैं तो सारे रूट्स का सम हमेशा के लिए क्या होगा? 0। अच्छा, ये इक्वेशन भी ध्यान रखिए, कई बार इस इक्वेशन से रिलेटेड रिजल्ट आपसे पूछे गए। जैसे इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड r इक्वल टू 1 से लेके 8, ठीक है, साइन 2r पाई बाई 9 प्लस i कॉस 2r पाई बाई 9। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। अच्छा, अभी क्या ये nth रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है? बोलो, लिखा है? नहीं लिखा है, तो पहले तो उसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना था कि भाई r इक्वल टू 1 से लेके 8 चलने दो, यहाँ पे लिख दो -i², -1 की जगह, तो साइन ऑफ 2r पाई बाई n, और यहाँ पे आ जाता -i प्लस i कॉस 2r पाई बाई n। अच्छा, पूरे से एक i कॉमन करके बाहर कर दो। अब अंदर क्या बचता? r इक्वल टू 1 से लेके 8 cos 2r पाई बाई n माइनस i साइन 2r पाई बाई n। अब जोन में चीजें आई, बट अभी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, और स्टार्ट होना कहाँ से चाहिए था? 0 से। तो उसके लिए क्या करोगे? r इक्वल टू 0 से 8 तक जाओ, cos ऑफ 2r पाई बाई n माइनस i साइन 2r पाई बाई n। अच्छा, ये सम तो 0 हो जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा में हमने एक टर्म ऐड किया तो वही वाला टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई के साथ वही वाला टर्म क्या, 0 वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो cos 0 प्लस i साइन 0, cos 0 का मतलब 1, तो इसका आंसर आई आ गया। और ये पूरा सम अब क्या हो गया? 0, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, तो आंसर सीधे -i आ गया। दिखा कॉन्सेप्ट कि नहीं बताओ? क्या nth रूट ऑफ यूनिटी का यूज समझ में आया? बताओ भाई। क्या हमें nth रूट ऑफ यूनिटी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखो, nth रूट ऑफ यूनिटी, जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था ना, z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 था, तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हुआ 1 की पावर 1/n। अच्छा, 1 को हम लिख सकते हैं cos i 2 पाई, e की पावर i 2 पाई, तो उसको 2 के पाई लिख दिया क्योंकि हमें n रूट चाहिए ना। तो ये आ गया e की पावर i 2 के पाई की पावर 1/n, तो ये बन गया e की पावर i 2 के पाई की पावर 1/n, यानी कि z की पावर n इक्वल टू 1 के n रूट होंगे, और वो इस फॉर्म में होंगे i 2 के पाई बाई n, जहाँ पे k की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 0, 1, 2 से लेके n-1 तक। अगर इस चीज को आप रिलेट करके देखना चाहते हो ना, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसे याद होगा, आपने पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद आया? तो उसमें 3 था, तो उसके हिसाब से अगर आप उसके रूट देखोगे तो e की पावर i 2 के पाई बाई 3,
जहां पर k की वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 2। अब जब आप 0 रखोगे k को तो पहला रूट 1 आ जाता है, जब आप k को 1 रखोगे तो दूसरा रूट e की पावर i 2π/3 आ जाता है, याद आया ओमेगा। और जब आप k को 2 रखते हो तो लास्ट वाला रूट e की पावर i 4π/3 आ जाता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो वही कनेक्शन है कि नहीं, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में था वहां पे आपने वही सेम कंडीशन लगाई, k की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या रख दी 3। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में भी सेम कंडीशन लगाएंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी में भी सेम कंडीशन लगाएंगे और इसकी वैल्यू क्या रख देंगे n। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, हर में आप n की वैल्यू वेरी कराते जाएंगे और k की वैल्यू को वहीं से 0 से n-1 तक लेते जाएंगे। अच्छा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि जो सारे कोफिशिएंट का सम होता मतलब सारे रूट्स का सम होता है वो n-1 के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे n-1 का कोफिशिएंट ही नहीं है तो यानी सारे रूट्स का जो सम होगा वो 0 होगा। सारे रूट्स तो यही है ना, k की वैल्यू 0, 1, 2 से लेके n-1, तो k की वैल्यू 0 से n-1, e की पावर i 2 के पाई/n क्या होगा 0। अच्छा, e की पावर i थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक लो और इसको लिख दो cos थीटा cos 2 के पाई प्लस i sin 2 के पाई। तो ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, समझ गए, ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है 0। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि z की पावर n-1 इक्वल टू 0 के रूट है अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 से अल्फा n-1, तो भी सारे रूट्स का सम क्या होगा 0। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि r इक्वल टू 1 से लेके 8 साइन 2r π/n प्लस i cos 2r π/n की वैल्यू बताओ। पहली बात तो ये अभी रूट के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ -1 और इस -1 को क्या लिख देंगे आई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, -i² साइन 2π/n प्लस i cos 2π/n। अब ये एक i का आएगा कॉमन, अंदर बचेगा cos 2π/n माइनस i sin 2π/n। अच्छा, r इक्वल टू 1 से 8 जा रहा है जबकि सम के लिए r 0 से होना चाहिए, तो 0 से 8 तक ले गए और r इक्वल टू 0 वाली वैल्यू माइनस कर दी है। 0 से 8 तक का सम क्या आ गया 0, क्योंकि नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना ये, सॉरी ये नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। बोलिए, नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही ना, तो ये सम क्या हो गया 0। जैसे ये सम 0 हुआ यहाँ से i इंटू 1 आया, जैसे इसमें r की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 प्लस i sin 0, ये तो 0 हो जाएगा और sin 0 1 हो जाएगा, माइनस i आंसर आ गया, दिखा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि z इज इक्वल टू e टू दी पावर i 2 के π/n है, जहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक होती है, तो पहली वैल्यू रखेंगे तो e की पावर i 0 मतलब 1, दूसरा e की पावर i 2π/n, फिर 4π/n, ऐसे करते करते 2 इंटू n π/n। तो अगर हम z1 को देखें तो e की पावर i 2π/n मतलब cos 2π/n प्लस i sin 2π/n है। अगर हम zn-1 की वैल्यू देखें तो e की पावर i 2π माइनस 2π/n, तो ये बन गया cos 2π माइनस 2π/n i sin 2π माइनस 2π/n। तो ये आ गया cos थीटा माइनस i sin थीटा, यानी z1 बार आ गया, यानी zn-1 z1 का कॉन्जुगेट है। तो ऑब्वियसली nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब अगर एक nth रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट z1 है तो zn-1 उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा की पावर n हमेशा 1 होगा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर n-1 का सम हमेशा क्या होगा 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब अगर आप ऐसे चलो तो अगर z जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी है, सही है ना, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो मॉड ऑफ अल्फा 1 होगा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू e की पावर i 2 के π/n होगी, जहां पर k की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2 से लेके n-1, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो सारे nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक यूनिटी रेडियस के सर्कल पे लाई करते हैं, जिसका सेंटर 1 है। देखो ये आ गया 1, ये आ गया पहला रूट z1 e की पावर i 2π/n, 2π/n से इसको रोटेट कर दिया। अगला आ गया e की पावर i 4π/n, अगला आ गया
e की पावर i 6 पाई बाई n। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे करते करते लास्ट वाला ये रूट कितना आ गया, जेड एन माइनस वन, ई की पावर आई टू एन माइनस वन इंटू पाई बाई एन। अब ये तो फील आ रहा होगा ना, ये इसका कॉन्जुगेट है, ऐसे इसका कॉन्जुगेट यहाँ आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला रूट क्या लिखोगे, जेड एन माइनस टू, इसका मतलब ई की पावर आई टू एन माइनस टू इंटू पाई बाई एन। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ये बताओ, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट बन रहा है तो बोलो। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन या बोलिए। ऑल nth roots of unity lie on unit radius circle with center as origin। समझ में आ गया? बोलो। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव रूट लो, जेड के, है ना, और जेड के माइनस वन ले लो, कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, 2 पाई बाई एन। कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, 2 पाई बाई एन। तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव argument difference between any two consecutive nth root of unity कितना होता है बताओ, 2 पाई बाई n। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो को आर्ग्यूमेंट डिफरेंस एनी टू कंजिक्यूटिव nth root of unity is 2 पाई बाई। और सारे जो nth root of unity है वो कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पे, यूनिट रेडियस के सर्कल पे। कहाँ लाई करते हैं, यूनिट रेडियस के सर्कल पे, जिसका सेंटर क्या होता है, सेंटर एज ओरिजिन। यूनिट रेडियस का सर्कल है और उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। उस पे सारे nth रूट ऑफ यूनिटी लाई करते। तो nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में ये बात और ये बात। अच्छा, अब लास्ट बात देखो, ये तो मतलब बताने की जरूरत है ही नहीं कि अल्फा जीरो, अल्फा वन, अल्फा टू से लेके अल्फा एन माइनस वन आर nth रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको पता है ना कि z की पावर n माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस अल्फा नॉट, z माइनस अल्फा वन, z माइनस अल्फा टू से लेके z माइनस अल्फा n माइनस वन। ये तो बात वही थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हो गई कि अगर nth रूट ऑफ यूनिटी के ये रूट है तो हम इनको इसी फॉर्मेट में उठा के लिख सकते हैं। Yes, अच्छा, sir. इसके बाद एक ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन और है, उस पर बेस क्वेश्चन एक्चुअली एक बार पूछा गया, इसलिए बता रहा हूँ कि ये z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। तो पता है जो z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इसी पैरेललोग्राम पे लाई करता है। मतलब सामने इसके पैरेलल आपने साइड खींची यहाँ से, इसके पैरेलल यहाँ से खींची, तो ये पैरेललोग्राम का एंड पॉइंट आता है ना, ये इसी पॉइंट को हम कहते हैं z1 प्लस z2। ये ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, z1 प्लस z2। अच्छा, तो z1 माइनस z2 क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, जैसे इधर आओगे तो माइनस z2 हो जाएगा 180 रोटेट करने पे। तब यहाँ पे फिर से हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ये और यहाँ इसके पैरेलल लाइन खींचो, ये वाला जो पॉइंट आएगा उसे हम क्या कह देंगे, z1 माइनस z2। ये होता है डायग्राम, ध्यान रखिएगा, वेयर इज z1 प्लस z2 एंड वेयर इज z1 माइनस z2। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब ये मैंने, आप थोड़ा सा स्मार्टली टैकल करोगे तो देखो क्या दिखेगा आपको।
मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे गया, ये जेड हो गया। आई जेड करते हो तो क्या करते हो, जल्दी सोच के बताओ। आई जेड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे बनने वाला ना। और जेड प्लस आई जेड का मतलब ये पैरेललोग्राम कंसिडर करो, तो उससे जो पॉइंट मिलेगा ये हो जाएगा जेड प्लस आई जेड। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये बताओ। और ये सारी लेंथ सेम आ रही है क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है। तो ये भी मॉड जेड आ रही है, ये भी मॉड जेड आ रही है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, 1/2 मॉड जेड का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया 50, तो मॉड जेड स्क्वायर कितना हो गया 100। तो यहाँ से मॉड जेड लिखोगे कितना लिखोगे 10। क्वेश्चन हो गया खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये इनइक्वालिटी की बात अगर हम करें तो हमने कहा Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 प्लस माइनस Z2 का जो मॉड होता है वो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से छोटा होता है, और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से बड़ा होता है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ये क्यों होता है, ये तो भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था ना। ट्रायंगल के केस में आप जानते हैं ना, सम ऑफ टू साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। जल्दी जवाब दो, यस या नो। ट्रायंगल के केस में आप जानते हैं ना कि सम ऑफ टू साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, बोलो। तो ये यस हो सर। गया, ये क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो गया कि नहीं। अगर ये पॉइंट Z1 प्लस Z2 हुआ, अच्छा ये मॉड Z1 है, ये मॉड Z2 है, तो पैरेललोग्राम है, तो ये भी मॉड Z2 होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो हमें कह सकते हैं ना कि सम ऑफ टू साइड हमेशा ग्रेटर होगा किससे, थर्ड साइड से। क्या ये बात हमारी समझ में आई, बताओ, बोलो। और ये भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ टू साइड होगा वो हमेशा लेस होगा थर्ड साइड से। क्या ये बात क्लियर हुई। सेम एज हम माइनस के लिए कह सकते हैं, सेम एज हम क्या कर सकते हैं, माइनस में इधर ले लें और यही पैरेललोग्राम यहाँ कंसिडर करके माइनस वाला रिजल्ट लगा दें। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। तो यस सर। Z1 और Z2 के लिए हमेशा ये ट्रायंगुलर रिजल्ट वैलिड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। तो ये हमेशा इसी के बीच में लाई करते हैं। क्लियर। अच्छा, ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया ये इक्वलिटी के लिए प्रूव, इनइक्वलिटी के लिए प्रूव किया है। अब हम इंपॉर्टेंट बात इक्वलिटी करते हैं, जिस पर बेस क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अब अगर आपको पता है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने ये तो पढ़ा है ना कि मॉड का मतलब क्या होता है। जैसे मॉड Z का मतलब Z की डिस्टेंस 0 से, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या हो गया, बताओ। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का बेसिक मतलब क्या हो गया, बोलो। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का बेसिक मतलब क्या हो गया, बताओ। ये ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ये इंपॉर्टेंट है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या होता है, बोलो। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस। अब जरा इसको इस एग्जांपल में समझाता हूँ, देखना जरा। जैसे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ये है, हाँ है ना। अच्छा ये देखो, ये और ये बराबर है कि नहीं, ये सोच के जवाब दो जरा। है कि नहीं बराबर पैरेललोग्राम के हिसाब से। और ये क्या है, Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, Z1 प्लस Z2 क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2। होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलिए। क्या ये चीज दिखी डायग्राम पे, बताइए। क्या ये चीज हमें डायग्राम पे दिख रही है, Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या हो गया, बोलो। हाँ भाई,
Z1 माइनस Z2 के मॉड का मतलब हो गया दैट इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ऐसे ही Z1 प्लस Z2 के मॉड का मतलब हो गया Z1 माइनस माइनस Z2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2। ये दोनों चीजें एकदम ध्यान रखिएगा कि मॉड Z का मतलब क्या होता है। कल वैसे तो मॉड Z के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ही, बट अभी के लिए समझ लीजिए। तो अब बताओ जरा, आपसे कहा गया है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है वो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2। तो सपोज ये तो श्योर शॉट है कि ये रहा Z1, हाँ या ना। इसी लाइन पे आगे कहीं होगा Z2, तो जब पीछे जाएंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी माइनस Z2। बोलो, अब ये हो गया मॉड ऑफ Z2, ये हो गया मॉड ऑफ Z1, और यही पूरी डिस्टेंस का सम ये वाला, ये क्या किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आई कि Z1 Z2 दोनों ओरिजिन के एक तरफ होंगे कि नहीं होंगे। सोचो, मतलब ये तो श्योर शॉट है कि सब एक ही लाइन पे होंगे, बट ओरिजिन के एक ही डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब ओरिजिन Z1 एंड Z2 लाई ऑन सेम लाइन। क्लियर है? अरे हाँ या ना। तो अगर हमसे कोई कहे तो हम ये कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, अगर ये इक्वलिटी वैलिड है तो। एक्चुअल में यही पूछा गया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये तो बात श्योर शॉट है कि वो सेम लाइन पे होंगे। क्लियर हुआ? ये बताओ पहले, अरे हाँ या ना। सही है। अच्छा, एक बात इसमें और देखो, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होगा वो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के बराबर होगा कि नहीं। सोचो भाई, ये डिस्टेंस होगी ना मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 का जो डिफरेंस होगा वो इसी के बराबर होगा। तो ये जो डायग्राम है ये इन दोनों कंडीशन के लिए है, इसके लिए भी सेम एनालिसिस है, इसके लिए भी यही सेम एनालिसिस है। समझ गए? अच्छा, अब दो एनालिसिस और बची कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है वो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर हो, और या फिर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो हो वो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के बराबर हो। तब क्या एनालिसिस होगा? तो भी सब सेम लाइन पे ही लाई करेंगे, बट अब क्या होगा कि Z1 और Z2 जो है वो अपोजिट साइड में आ जाएंगे। सही है? मतलब अगर मैं कहूँ कि ये Z1 है और ये Z2 है, सही है, तो ये माइनस Z2 हो जाएगा। सोच के बताना। अब ये वाली जो लेंथ होगी कौन सी, ये वाली, ये Z1 माइनस Z2 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, मॉड Z1। ये वाली लेंथ कितनी होगी, मॉड Z2। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। Sorry, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए। तो ये जो लेंथ होगी कितनी होगी, Z1 Z2, और ये लेंथ मॉड Z1, ये लेंथ होगी मॉड Z2। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि ओरिजिन Z1 और Z2 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ या ना। मतलब Z1 ओरिजिन एंड Z2 लाई ऑन सेम लाइन। तो अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है अगर वो क्या है, इधर है, तो Z2 उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो इसका मतलब Z1 और Z2 के बीच का जो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस होगा वो पाई के बराबर होगा कि नहीं, बताओ। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 वो पाई आएगा कि नहीं, ये बताओ इस बार।
बोलिए Z1 और Z2 के बीच का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना आएगा? पाई। क्या ये केस सभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, पहले तो ये बताओ। दोनों केस डायग्राम में देखो और समझ के बताओ क्या हमें क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, और इक्वालिटी कब वैलिड होगी? जब ओरिजिन Z1 Z2 सेम लाइन में होंगे, वरना तो इनइक्वालिटी होगी। यानी यहाँ पर एक लाइन लिख लो, इक्वालिटी वैलिड only when origin Z1 and Z2 lie on same line। ये तो बात हो गई यहाँ खत्म कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ओरिजिन Z1 Z2 सब क्या होंगे, सेम लाइन में होंगे। ये तो सेट है, बट सेम लाइन में भी कंडीशन है कि Z1 Z2 ओरिजिन के एक तरफ होगा, या फिर Z1 Z2 के बीच में ओरिजिन होगा। तो बीच में ओरिजिन होगा इन दोनों कंडीशन में, कौन सी दो कंडीशन में? जब ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो, और जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो ओरिजिन Z1 Z2 के बीच में होगा। कैसे समझना है ये मैंने आपको बता दिया है कि किस कंडीशन के हिसाब से आपको ये चीज समझनी है कि कब कौन सा कंडीशन आपको यूज करना है। क्या यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, ये बताओ, बोलिए। चलो अब इसको यूज तो करेंगे ये भी। अब अगर हम बात करें, भाई मॉड की बात चली रही थी, सही है ना? तो अगर हम मॉड Z इज इक्वल टू R की बात करते हैं, सही है, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं ना कि Z की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो R है। तो ऑब्वियसली ऐसे सारे Z जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस R हो जाए, वो सारे एक सर्कल में ही लाई कर जाते हैं, हाँ या ना? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं Z एक सर्कल में लाई कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो अगर हम इसी को ऐसे कह दें कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू R है, तो अब Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके लिए क्या करना है, उनका सेंटर Z1 है, और अब ये पॉइंट Z है जिनके बीच की डिस्टेंस R चल रही है। तो अब Z1 को सेंटर लेकर एक सर्कल खींच दिया गया। ये बात दोनों ज्योमेट्री में समझ में आई? ये भी एक सर्कल हुआ, ये भी एक सर्कल हुआ, इसका सेंटर ओरिजिन हुआ और इसका सेंटर Z1 हो गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई भाई, ये बताओ। अरे हाँ या ना? बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे केस क्लियर हुए? नोट किया है कि नहीं ये पूरा, बताओ।